चैप्टर 281। कुछ अनजाना जो है बड़ा पहचाना। क्या है ये निया के मां की वजह से? और यह सारी बात साइड से देख रहे हैं लूदान जी। उसकी बात सुनकर सन्न रह गए। निशांत, यह कैसी बेकार बात कर रहे हो? लूदान की आंखें हैरानी से फैल गईं और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि अभी अभी क्या हुआ था। निया ने मुंशी की चुनौती स्वीकार कर ली थी। यह मजाक था क्या? भले ही निया पहले एक मिड लेवल औषधि बना चुकी थी, लेकिन वह फिर भी सिर्फ मिड लेवल औषधि ही थी। जबकि मुंशी जो औषधि बना रहे थे वह शायद हाई लेवल या उससे भी ऊपर की एक्सपर्ट लेवल औषधि हो सकती थी। कठिनाई के मामले में तो आभा छिपाने वाली औषधि भी उसके सामने कुछ नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, मुंशी ने वह प्रक्रिया सिर्फ एक बार ही दिखाई थी। लूदान को पूरा भरोसा था कि उस वक्त मुंशी के मूड को देखते हुए वह इतनी दयालुता बिल्कुल नहीं दिखाने वाले थे कि निया को फिर से कोई तरीका समझाए। भले ही बात सिर्फ हरथन घास और पीकासी फूल के बीच संतुलन बनाने की हो, फिर भी उसे करने के लिए बहुत ऊंची काबिलियत चाहिए होती है। उसी पर लूदान को लगा कि निशांत इस बार जरा ज्यादा ही घमंडी हो गया है। लूदान निया की क्षमता को अच्छी तरह जानते थे, और अगर वह खुद ही उसके जीतने की उम्मीद नहीं कर पा रहे थे तो बाकी लोग क्या ही उम्मीद रखते। दूसरी तरफ मुंशी ने निया को देखकर तिरस्कार से ठंडी हंसी छोड़ी। ठीक है, उन्होंने होंठ टेढ़े करते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है तो कोशिश करके देख लो। फिर उनकी आंखों में चालाक चमक उभरी। अगर तुम हरथन घास और पीकासी फूल दोनों का संतुलन बनाए रखो और उनकी औषधीय शक्ति भी बरकरार रहे तो मैं लूदान की सिफारिश मंजूर कर लूंगा। उन्होंने हाथ पीछे बांध लिए। और तुम्हें लाइब्रेरी में रहने की इजाजत भी दूंगा, जहां तुम मेरे सहायक बन सकते हो। असल में मुंशी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि यह छोटा स्टूडेंट हनत फूल की मदद से उन दोनों जड़ी बूटियों के टकराव को काबू में कर पाएगा। अगर यह इतना आसान होता तो उन्हें खुद इतना सिरदर्द क्यों होता? निया ने हल्के से भौहें उठाईं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और मेज के पास पहुंच गई। उसने वह औषधि उठाई जो मुंशी पहले बना चुके थे। उस औषधि में वही सारे औषधीय तत्व मौजूद थे जो मुंशी इस्तेमाल कर चुके थे। बस फर्क इतना था कि उसमें अभी तक हरथन घास और पीकासी फूल शामिल नहीं किए गए थे। निया ने वह औषधि एक तरफ रख दी। फिर जड़ी बूटियों के ढेर में से एक हनत फूल उठा लिया, लेकिन उसने मुंशी द्वारा पहले से तैयार किया गया हरथन घास का पाउडर इस्तेमाल नहीं किया। उसकी जगह निया ने कुछ ताजी हरथन घास उठाई और उन्हें खुद पीसकर बारीक पाउडर बना दिया। पास खड़े करण जी चुपचाप यह सब देख रहे थे। जैसे जैसे निया जड़ी बूटियां तैयार कर रही थी, उनकी आंखों में धीरे धीरे सराहना की चमक उभरने लगी। निया का तरीका बिल्कुल सही था। न वह बहुत तेज थी, नहीं बहुत धीमी। वह बेहद सावधानी से हरथन घास के बेकार पत्ते और जड़ें अलग कर रही थी। फिर बचे हुए डंठलों को सुखाया और बाद में उन्हें पीसकर पाउडर बनाया। उसने सुखाने का समय भी बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे ही घास का सारा पानी भाप बनकर उड़ गया, उसने तुरंत उसे आग से हटा लिया। फिर उसे उस उपकरण में डाल दिया जिससे चीजों को पीसा जाता था। यह सब देखकर करण जी को भी उसके तरीके में एक भी गलती नहीं मिली। उधर निया खुद भी हैरान थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह जड़ी बूटियों को इतनी सही तरह से कैसे तैयार कर पा रही है। बस उसका मन उसे बता रहा था कि यही सबसे सही तरीका है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हर कदम उठाने के लिए मार्ग दिखा रही हो। यह ज्ञान उसके जड़ी बूटी की पढ़ाई से नहीं आया था,
बल्कि ऐसा लग रहा था मानो यह उसकी जन्मजात क्षमता हो, जिससे वह तुरंत पहचान पा रही थी कि हरथन घास का कौन सा हिस्सा जरूरी है और कौन सा हिस्सा बिल्कुल बेकार है। जैसे चिकन की हड्डी, जिसका कोई काम नहीं। यहां तक कि जब वह हरथन घास सुखा रही थी, तो उसकी हल्की सी खुशबू से ही वह सही समय पहचान पा रही थी। यह सब कुछ बहुत अजीब था। यहां तक कि निया खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर में उसने बस यही सोचा, शायद यह उसकी मां से मिली जन्मजात प्रतिभा है। मुंशी यह सब देख रहे थे। निया की तकनीक भले ही बिल्कुल सही थी, लेकिन उन्होंने बस नाक से आवाज निकाली, हूं, और फिर चुप रहे। क्योंकि जड़ी बूटियां तैयार करना कोई बहुत कठिन काम नहीं था। इससे कुछ साबित नहीं होता। कुछ देर बाद निया ने तैयार की हुई हरथन घास एक तरफ रख दी। फिर उसने पहले वाली औषधि उठाई और उसे आग पर गर्म करने के लिए रख दिया। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नजर अब उसी पर टिकी हुई थी, क्योंकि अगले ही पल होने वाला काम तय करेगा कि निशांत सच में कोई कमाल दिखाने वाला है, या फिर अगले ही पल पूरी सभा के सामने उसकी बेइज्जती होने वाली है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 282। जिस काम को मुंशी अपने घमंड की वजह बना रहा था वही। अब तक हमने देखा कि उसकी हाथों की सफाई देखकर खुद करण जी भी बस एक तक उसे देखते ही रह गए। उसके बाद निया ने आगे की प्रक्रिया जारी नहीं की। वह बस शांत खड़ी रही और क्रिस्टल की बोतल में मौजूद औषधीय द्रव को गहरी नजर से देखती रही। उसके हाथ बिल्कुल स्थिर थे। कमरे में मौजूद कई लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। हो, मुंशी ने व्यंग्य से नाक सिकोड़ते हुए कहा। अभी कुछ देर पहले तो बड़ा घमंड और आत्मविश्वास दिखा रहे थे, अब क्या हुआ? उनकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। अब कुछ कर क्यों नहीं रहे? मुंशी को पूरा यकीन था कि हरथन घास की सही मात्रा पकड़ना इतना आसान नहीं होता। असल में वही इस औषधि की सबसे कठिन कड़ी थी। लेकिन निया ने मुंशी की बातों को जैसे सुना ही नहीं। उसकी नजर अभी भी आग पर रखी हुई औषधि पर टिकी हुई थी। धीरे धीरे वह औषधि गर्म होने लगी। कुछ ही क्षण बाद उसमें से पहली हल्की भाप उठी और उसी पल निया ने तुरंत हरथन घास का पाउडर बोतल में डाल दिया। जैसे ही पाउडर अंदर गया, औषधि तुरंत शांत हो गई। जो भाप अभी अभी उठी थी, वह पल भर में बिल्कुल गायब हो गई। यह साफ संकेत था कि निया ने बिल्कुल सटीक मात्रा डाली थी। मुंशी के होंठ हल्के से फड़के। उनका चेहरा कुछ पल के लिए सख्त हो गया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाल लिया। बस किस्मत अच्छी थी, उन्होंने मन ही मन खुद को समझाया। उधर करण जी ने मुंशी की तरफ एक नजर डाली। फिर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। वह अच्छी तरह जानते थे कि किसी भी औषधि को सफलतापूर्वक बनाने के लिए हर जड़ी बूटी की मात्रा बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। और निया ने यह सब बिना किसी अतिरिक्त उपकरण के कर दिखाया था। यह सिर्फ किस्मत नहीं हो सकती थी। करण जी की नजर फिर निया पर टिक गई। अब वह चुपचाप उसके अगले कदम का इंतजार कर रहे थे। हरथन घास डालने के बाद निया ने तुरंत जड़ी बूटियों के ढेर में हाथ डाला और वहां से एक हनद फूल निकाल लिया। लेकिन इस बार उसने उसे पीसा नहीं। उसने बस फूल से 2 पंखुड़ियां तोड़ी और उन्हें सीधे औषधि में डाल दिया। जैसे ही वे हल्की गुलाबी पंखुड़ियां
औषधि को छूती हैं। वे पल भर में उसके अंदर घुल जाती हैं। कहीं भी किसी तरह का टकराव नहीं दिखा। औषधि का रंग और चमक बिल्कुल स्थिर रहे। इसका मतलब साफ था, हरथन घास की औषधीय शक्ति बिल्कुल कम नहीं हुई थी। यह देखकर मुंशी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। कुछ ही देर पहले उन्होंने दावा किया था कि हनत फूल हरथन घास की औषधीय शक्ति खत्म कर देगा, लेकिन निया की औषधि ने उनकी बात को सीधे सीधे झूठा साबित कर दिया। यह मानो उनके चेहरे पर सीधा तमाचा था। लेकिन निया को मुंशी की भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं थी। उसने तुरंत एक पीकासी फूल उठाया और तेजी से उसका रस निकालने लगी। यह क्या कर रहे हो? मुंशी अचानक चिल्ला पड़े। उनकी आंखों में फिर से आत्मविश्वास लौट आया था। पीकासी फूल का रस क्यों निकाल रहे हो? उसे तो वैसे ही औषधि में डालना चाहिए। उनके चेहरे पर फिर से व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। जैसा सोचा था, यह बच्चा अभी भी कौशल में कमजोर है। लेकिन निया ने मुंशी की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान पीकासी फूल पर ही था। इस बार उसकी गति पहले से बिल्कुल अलग थी। जहां हरथन घास तैयार करते समय वह शांत और धीमी थी, वहीं अब उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। कुछ ही पलों में पीकासी फूल का डंठल पूरी तरह तरल में बदल गया। उसके सामने एक छोटा सा द्रव इकट्ठा हो गया। वह द्रव इतना साफ था कि उसमें जरा सी भी अशुद्धि नहीं थी। यह देखकर करण जी के चेहरे पर स्पष्ट आश्चर्य उभर आया। इतने कम समय में जड़ी बूटियों को इतनी पूर्णता से तैयार करना, यह किसी साधारण स्टूडेंट के बस की बात नहीं थी। करण जी का चेहरा गंभीर हो गया। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह ध्यान से निया के चेहरे की ओर देखने लगे। उधर निया ने पीकासी फूल का रस उठाया और धीरे धीरे उसे क्रिस्टल की बोतल में डाल दिया। जैसे ही हरे रंग का वह रस हल्के लाल रंग की औषधि में मिला, औषधि का रंग बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह हल्के लाल से बदलकर गहरा सिंदूरी हो गया। क्रिस्टल बोतल के अंदर औषधीय द्रव बिल्कुल शांत था, मानो रात के समय किसी शांत झील का पानी। उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं थी। हरथन घास और पीकासी फूल अब पूरी तरह एक दूसरे में मिल चुके थे। और आश्चर्य की बात यह थी कि उनके बीच जरा सा भी विरोध नहीं था। मुंशी का बनावटी शांत चेहरा उसी पल टूट गया। उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह अविश्वास से निया की औषधि को घूरते रह गए, क्योंकि जिस औषधि को बनाने में उन्होंने पूरा 1 साल लगा दिया था, वही काम इस छोटी सी स्टूडेंट ने कुछ ही पलों में पूरी तरह सफल करके दिखा दिया था। और तभी निया ने धीरे से बोतल उठाई और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक उभरी, मानो अभी अभी असली खेल शुरू होने वाला हो। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 283। इतने बड़े सम्मान को ठुकरा दिया। निशांत, अपने शब्द वापस लो। क्या सच में उस छोटे से स्टूडेंट ने उन 2 जड़ी बूटियों को मिला दिया था जिन्होंने मुंशी को इतने समय से परेशान कर रखा था? वही स्टूडेंट जो उन्हें हमेशा आंखों की किरकिरी लगता था? यह कैसे संभव हो सकता था? मुंशी ने किसी के कुछ कहने का इंतजार भी नहीं किया। वह तुरंत आगे बढ़े।
और सीधे मेज तक पहुंच गए। उन्होंने क्रिस्टल की बोतल उठाई और ध्यान से उस औषधि को देखने लगे। औषधि से हल्की सी मछली जैसी गंध आ रही थी। उसका रंग गहरा और चमकदार था। सब कुछ देखकर यह बिल्कुल साफ था। निया ने बिना किसी शक के औषधि तैयार करने में सफलता पा ली थी। मुंशी का चेहरा धीरे धीरे गंभीर और काला पड़ने लगा। उन्होंने निया की ओर देखा, लेकिन उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही इस बच्चे को तुच्छ समझा था, और अब उसी बच्चे ने वह काम कर दिखाया था जो वह खुद नहीं कर पाए थे। जब उन्हें अपनी ही कही हुई बातें याद आईं, तो उनका गला ऐसे जकड़ गया मानो किसी ने उसे पकड़ लिया हो। अब इसमें कोई शक नहीं था, निया की सफलता पूरी तरह असली थी। उसमें किसी भी तरह की चाल या संदेह नहीं था। कुछ देर की चुप्पी के बाद मुंशी ने गहरी सांस ली। फिर धीमे स्वर में बोले, लगता है तुम सच में सफल हो गए हो। उनके चेहरे पर अजीब सी उलझन थी। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। मैं तुम्हें अपना सहायक बनने की अनुमति देता हूं। मुंशी के मन में इस समय कई तरह की भावनाएं चल रही थीं। एक तरफ उन्हें शर्म आ रही थी कि एक जूनियर स्टूडेंट ने उन्हें सबके सामने गलत साबित कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें ऐसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट को देखकर उत्साह भी हो रहा था। हालांकि निया में प्रतिभा थी, फिर भी जड़ी बूटी के ज्ञान में उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था। मुंशी को पूरा यकीन था कि जब वह यह प्रस्ताव दे रहे हैं तो निया जरूर आभारी होगी। आखिर वह एक महारथी हर्बलिस्ट थे। कितने ही लोग उनसे मार्गदर्शन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। उनके मन में यह भी था कि निया को उनके पहले के कठोर शब्दों की परवाह नहीं करनी चाहिए। आखिर इतने बड़े महारथी हर्बलिस्ट का प्रस्ताव किसी को भी सम्मानित महसूस करवा सकता था। लेकिन निया ने हल्के से होंठ भींच लिए। उसकी आंखों में हल्की सी ठंडी चमक उभरी। फिर उसने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा, महारथी मुंशी जी शायद भूल रहे हैं। मैंने आपका चैलेंज स्वीकार किया था, लेकिन मैंने कभी यह नहीं कहा कि मैं आपका सहायक बनूंगी। यह सुनते ही मुंशी की आंखें फैल गईं। तुमने क्या कहा? उन्होंने अविश्वास से निया को घूरा। उन्हें लगा शायद उन्होंने गलत सुना है। इतने बड़े महारथी हर्बलिस्ट का मार्गदर्शन, और वह भी स्वेच्छा से दिया गया अवसर, कोई भी इंसान बिना सोचे कैसे ठुकरा सकता था? तभी पास खड़े लूदान अचानक बोल पड़े। उनकी भावनाएं इस समय मानो रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रही थीं। पहले तो वह बेहद चिंतित थे, फिर जब निया ने औषधि बना ली तो वह खुशी से झूम उठे, और जब उन्होंने सुना कि मुंशी उसे लाइब्रेरी में रहने की अनुमति दे रहे हैं तो उनका दिल खुशी से नाच उठा। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि निया इस प्रस्ताव को ठुकरा देगी। बकवास मत करो निशांत, लूदान लगभग चिल्ला पड़े। यह एक महारथी हर्बलिस्ट का निमंत्रण है। उनकी आंखों में घबराहट थी। यह मौका
कितने ही लोग सपने में देखते थे, और निया उसे ठुकरा रही थी। उस पल लूदान का मन हुआ कि वह निया का गला पकड़कर उसे मजबूर करें कि वह अपनी बात वापस ले ले। भले ही मुसी का स्वभाव खराब था, लेकिन जड़ी बूटी के ज्ञान में उनकी प्रतिभा से कोई इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन निया बिल्कुल शांत थी। उसने मेज पर रखा रुमाल उठाया और अपने हाथों पर लगे जड़ी बूटियों के अवशेष साफ करने लगी। फिर उसने रुमाल को आराम से वापस मेज पर रख दिया। इसके बाद वह बिना मुसी की ओर देखे सीधे लूदान की तरफ चल पड़ी। उसके कदम शांत थे, चेहरा स्थिर था। लूदान के सामने रुककर निया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मेरा महारती मुंशी जी का सहायक बनने का कोई इरादा नहीं है। उसके चेहरे पर पूरी तरह आत्मविश्वास झलक रहा था और होठों पर हल्की सी असहमति भरी मुस्कान थी। महारती हर्बलिस्ट का मार्गदर्शन? धन्यवाद, लेकिन निया को उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। अगर जादूगरी विभाग को रक्त भोज औषधि की जरूरत न होती, तो वह ऐसे संकीर्ण सोच वाले इंसान से बात करना भी पसंद नहीं करती। निया ने पहले ही तय कर लिया था कि रहस्यमयी और शक्तिशाली जालिम ही उसका जीवन भर का शिक्षक होगा, और ईमानदार व निष्काम यदुराज जी उसके सच्चे गुरु हैं। जहां तक मुंशी की बात थी, निया की नजर में वह उस सम्मान के लायक भी नहीं थे। कमरे में अचानक भारी सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि एक स्टूडेंट इतने बड़े महारती हर्बलिस्ट को इस तरह ठुकरा देगा। और मुंशी की आंखों में धीरे धीरे उभरती हुई ठंडी चमक बता रही थी कि यह अपमान शायद यहीं खत्म नहीं होने वाला। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 284। मैं इसे ऐसे हाथ से जाने नहीं दे सकता। निया ने मुंशी के प्रस्ताव को बिना जरा सी झिझक के ठुकरा दिया। कमरे में खड़े बाकी चारों लोग ऐसे स्तब्ध रह गए कि कुछ पल तक किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उनके चेहरों पर साफ लिखा था अविश्वास। आखिर भला कौन सा हर्बलिस्ट होगा जो किसी महारती हर्बलिस्ट की शिष्यता ठुकरा दे? इसलिए सबके मन में बस एक ही विचार घूम रहा था, निशांत पागल हो गया है। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि उसने मुंशी का प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया। असल में निया चाहती तो थी कि वह लाइब्रेरी में रहकर रक्त भोज औषधि के बारे में और सीखे, लेकिन मुंशी के घमंडी स्वभाव से वह पूरी तरह तंग आ चुकी थी। उसे अच्छी तरह पता था कि जो इंसान खुद को ही सबसे महान समझता हो, उससे सीखने को बहुत कम मिलता है। इससे तो अच्छा था कि वह खुद ही रिसर्च करे। वैसे भी उसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। रक्त भोज औषधि उसके लिए कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह समझ ही न सके। मुंशी की शांत होती भावनाएं निया के इनकार से फिर से भड़क उठीं। उन्होंने दांत भींचते हुए कहा, तुम सच में? उनकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। क्या इस बच्चे का दिमाग खराब हो गया था? उनका सहायक बनना किसी के लिए भी सम्मान की बात होती, और यह बच्चा उसे ठुकरा रहा था। दूसरी तरफ लूदान का दिल मानो टूट गया था।
उनका मन कर रहा था कि इस छोटे स्टूडेंट को पकड़कर झकझोर दें और उसके दिमाग में थोड़ी समझ भर दें, लेकिन वह ऐसा कर भी नहीं पा रहे थे। निया ने बाकी लोगों के चेहरों पर छाए हुए झटके और हैरानी की बिल्कुल परवाह नहीं की, क्योंकि वह जानती थी उसके पास ऐसे लोग हैं जो सच में उसे ज्ञान दे सकते हैं। जालिम, एक बेहद शक्तिशाली अस्तित्व, यदुराज जी, पूरे रंगून साम्राज्य के इकलौते महान तांत्रिक, और उसके पास हमेशा साथ रहने वाला थोड़ा बदबूदार सा जटायु भी था। इन सबके सामने मुंशी की अहमियत उसके लिए लगभग कुछ भी नहीं थी। उस समय कमरे के कोने में खड़े करण जी चुपचाप सब देख रहे थे। उनकी आंखें निशांत की हर हरकत को ध्यान से देख रही थी। उन्हें अब साफ समझ आ गया था कि यह छोटा स्टूडेंट जड़ी बूटी के ज्ञान में असाधारण प्रतिभा रखता है। यहां तक कि जड़ी बूटी विभाग का टॉप स्टूडेंट शुरा भी उसके सामने फीका पड़ जाता था। कुछ समय पहले बोयान ने कई प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स की सिफारिश की थी कि वे उनकी मदद करें, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ही शुरा की उपलब्धियों के बराबर पहुंच पाए थे। हालांकि शुरा में प्रतिभा थी, फिर भी वह करण जी को प्रभावित नहीं कर पाया। इसी वजह से करण जी को अक्सर अफसोस होता था कि युवा हर्बलिस्टों की नई पीढ़ी में कोई असाधारण प्रतिभा दिखाई नहीं देती। आज वह बस संयोग से मुंशी के कमरे में आ गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहां उन्हें एक नया हीरा मिल जाएगा। जब उन्होंने देखा कि निशांत ने बिना किसी डर के मुंशी का प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो करण जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। उन्हें यह जिद्दी बच्चा अचानक बहुत पसंद आ गया, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो एक महारती हर्बलिस्ट को सीधे मना करने की हिम्मत रखते हैं। करण जी को साफ समझ आ गया था, अगर उन्होंने इस बच्चे को जाने दिया तो शायद बाद में उन्हें पछतावा होगा। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि निशांत का रवैया देखकर वह कभी भी मुंशी का सहायक बनने को तैयार नहीं होगा। अचानक करण जी के दिमाग में एक विचार चमका। उन्होंने सामने खड़ी जाने को तैयार निया की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जरा ठहरो बच्चे। करण जी बहुत कम ही किसी को रुकने के लिए कहते थे। निया के मन में करण जी के लिए पहले से ही अच्छा सम्मान था, इसलिए वह तुरंत रुक गई। वह पलटकर उनकी तरफ देखने लगी। करण जी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, जब तुम मुंशी के सहायक बनना नहीं चाहते तो क्या तुम मेरे सहायक बनना पसंद करोगे? जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, कमरे में खड़े सभी लोग हैरानी से सांस खींचकर रह गए। मुंशी ने भी चौंक कर करण जी की तरफ देखा। उनकी आंखों में ऐसा भाव था मानो उन्होंने कुछ अविश्वसनीय सुन लिया हो। आखिर करण जी की प्रतिष्ठा कितनी ऊंची थी, यह सब जानते थे। करीब 20 सालों से उन्होंने किसी भी स्टूडेंट को अपना शिष्य नहीं बनाया था। अक्सर बड़े हर्बलिस्ट सहायक रखने की बात कहते थे, लेकिन असल में वे किसी प्रतिभाशाली शिष्य की तलाश में होते थे। और अब ऐसे महान व्यक्ति खुद आगे बढ़कर निशांत को बुला रहे थे। लेकिन निया का अगला जवाब क्या होगा, यह सोचकर ही सबकी धड़कनें तेज हो गईं। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 285। शुरा का घमंड हुआ चकनाचूर। उनकी बात से सब लोग हैरान थे, क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि कई टीचर भी करण जी के शिष्य बनना चाहते थे।
तो फिर जड़ी बूटी विभाग के एक साधारण स्टूडेंट जैसे निशांत के लिए तो यह सपना जैसा मौका था। लेकिन भले ही कितने ही लोग करण जी के पीछे पीछे घूमते रहे हों, उन्होंने अब तक सबको साफ मना कर दिया था। करण जी ने तो सहायक रखने का भी कभी इरादा नहीं दिखाया था। और आज वही करण जी खुद आगे बढ़कर निशांत को प्रस्ताव दे रहे थे। यह सुनकर मुंशी का तो मानो खून ही खौल उठा। उन्हें लगा जैसे गुस्से में उनके मुंह से खून निकल जाएगा। असल में मुंशी खुद भी करण जी का शिष्य बनना चाहते थे। पूरे रंगून साम्राज्य में सब जानते थे कि करण जी महामहिम हर्बलिस्ट बनने से बस एक कदम दूर हैं। भले ही मुंशी भी एक महारथी हर्बलिस्ट थे, लेकिन उनकी उपलब्धियों और करण जी की उपलब्धियों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था। ऐसा अंतर जिसे मुंशी कभी पार नहीं कर सकते थे। मुंशी तो बस इतना ही चाहते थे कि कभी कभी करण जी उन्हें एक दो सलाह दे दें। लेकिन आज करण जी उस छोटे से स्टूडेंट को अपना शिष्य बनाना चाहते थे। यह बात मुंशी को बिल्कुल भी पच नहीं रही थी। एक तरफ खड़ा शुरा इस समय और भी ज्यादा उलझन में था। मुंशी का शिष्य बनने के लिए उसने बड़ी मुश्किल से परीक्षा पास की थी और वह अच्छी तरह जानता था कि मुंशी और करण जी के बीच कितना बड़ा अंतर है। कुछ देर पहले तक उसे अपने आप पर बहुत घमंड था कि वह मुंशी का शिष्य बन गया है। लेकिन अब जब उसने सामने खड़े उस साधारण से दिखने वाले बच्चे को देखा जिसने सीधे सीधे रंगून साम्राज्य के सबसे बड़े हर्बलिस्ट का ध्यान खींच लिया था, तो उसके मन में जलन और बेचैनी भर गई। उसे लगा जैसे यह बात उसे अंदर से खा जाएगी। दूसरी तरफ निया भी थोड़ी हैरान थी। मुंशी का प्रस्ताव ठुकराने के बाद वह तो बस वहां से जाने ही वाली थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि करण जी उसे दूसरा निमंत्रण देंगे। निया के लिए उस दयालु दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति का प्रस्ताव ठुकराना आसान नहीं था। उसे यह भी पता था कि मुंशी और करण जी में से असल में ज्यादा काबिल हर्बलिस्ट कौन है। साथ ही करण जी का स्वभाव बहुत शांत और विनम्र था, इसलिए निया के मन में उनके लिए और भी सम्मान था। निया ने एक पल के लिए मुंशी की तरफ देखा। उसने देखा गुस्से से उनके होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे। यह देखकर निया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर उसने सम्मान से करण जी की तरफ देखकर कहा, करण जी, आपकी कृपा मिलना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है। इतना कहकर निया ने बिना झिझक करण जी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। यह सुनते ही मुंशी का गुस्सा और बढ़ गया। उन्हें लगा जैसे वह अभी खून की उल्टी कर देंगे। दूसरी तरफ करण जी के चेहरे पर एक शांत और संतुष्ट मुस्कान फैल गई। स्पष्ट था वह इस समय बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने लूदान की तरफ देखकर कहा, लूदान, आज से यह लड़का मेरे साथ रहेगा। फिलहाल यह जड़ी बूटी विभाग की क्लास में नहीं आएगा। कृपया उसके टीचरों को इस बारे में बता दीजिए। लूदान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत सिर हिलाकर कहा, जी बिल्कुल। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि निशांत इतना भाग्यशाली निकलेगा। करण जी का शिष्य बनना, यह तो उनके सपनों से भी आगे की बात थी। लूदान के मन में
उत्साह उमड़ पड़ा। उन्होंने सोचा, निशांत की प्रतिभा और करण जी की शिक्षा, इन दोनों के साथ वह बहुत जल्द एक उच्च स्तर का हर्बलिस्ट बन जाएगा। और अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद एक दिन वह खुद भी महारथी हर्बलिस्ट बन जाए। आखिरकार निशांत वही प्रतिभाशाली स्टूडेंट था जिसे सबसे पहले लूदान ने ही खोजा था, इसलिए उनके मन में गर्व होना स्वाभाविक था। करण जी मुस्कुराए। फिर वह थोड़ा झुककर छोटे कद वाले निशांत की आंखों में देखने लगे। उन्होंने शांत आवाज में पूछा, अब से तुम मेरे साथ रहोगे, लेकिन क्या तुम कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो? मेरी शर्तें बहुत सख्त होती हैं। निया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं पूरी मेहनत करूंगी और कोशिश करूंगी कि करण जी की उम्मीदों पर कभी खरा उतरने से पीछे न हटूं। निया के मन में अपने हिसाब से भी फायदे थे। अगर वह लाइब्रेरी में रहकर रक्त भोज औषधि पर रिसर्च कर सके तो यह उसके लिए सबसे अच्छी बात होगी। साथ ही महारथी हर्बलिस्टों की रिसर्च उसकी अपनी खोज से कहीं ज्यादा गहरी थी। और सच कहें तो करण जी का स्वभाव मुंशी से कहीं ज्यादा अच्छा था। करण जी ने सिर हिलाया और उस क्षण उन्हें यह बच्चा और भी ज्यादा पसंद आने लगा। लेकिन निया को अभी यह नहीं पता था कि करण जी के साथ उसका नया सफर उसे किस खतरनाक रहस्य की ओर ले जाने वाला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 286। सब लोग वापस अपने काम पर। आज के समय में प्रतिभाशाली और साहसी जूनियर मिलना बहुत मुश्किल था। कौन सा हर्बलिस्ट होगा जो किसी महारथी हर्बलिस्ट के सामने झुकना नहीं चाहेगा? और भला किसमें इतनी हिम्मत होती कि किसी महारथी हर्बलिस्ट के प्रस्ताव को ठुकरा दे? लेकिन निया ने वही कर दिखाया था। उसने सीधे मुंशी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। यही वजह थी कि करण जी के मन में उसके लिए एक अच्छा प्रभाव बन गया। करण जी धीरे धीरे बोले, जो इंसान हमेशा झुकता रहता है वो अपने पेशे के टॉप तक कभी नहीं पहुंच सकता। उन्होंने हल्का सा सिर उठाया। उनकी आंखों में गहरी सोच झलक रही थी। अगर किसी को अपने क्षेत्र के टॉप तक पहुंचना है तो उसे दुनिया के कई सामान्य विचारों को पीछे छोड़ना पड़ता है और खुद को पूरी तरह अपने काम में झोंक देना पड़ता है। फिर उन्होंने निया की तरफ देखा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आज मुझे कुछ और काम भी निपटाने हैं। फिलहाल तुम अपने रूम में लौट जाओ और कल सुबह सबसे पहले यहां रिपोर्ट करना। करण जी का मूड साफ साफ अच्छा दिखाई दे रहा था। आखिरकार उन्हें एक ऐसा शिष्य मिला था जो उन्हें सच में पसंद आया था। निया ने हल्के से सिर झुकाया। मैं समझ गई। उसका मन भी इस समय खुश था। आखिरकार उसे ऐसा हर्बलिस्ट गुरु मिल गया था जिसे वो सच में पसंद करती थी। लेकिन इसी समय मुंशी का मूड बेहद खराब था। निया ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और ये दूसरी बार था जब निया ने उसे सबके सामने शर्मिंदा किया था। असल में मुंशी पहले ही सोच चुका था कि वो बोयान से कहकर इस कदर अकड़ दिखाने वाले स्टूडेंट को शौर्य एकेडमी से निकलवा देगा। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि निया अचानक करण जी की शिष्या बन जाएगी। अब चाहे उसके अंदर कितनी भी हिम्मत क्यों न हो, वो खुलकर निया के खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। करण जी ने मुंशी की तरफ मुड़कर कहा, मुंशी, जरा मेरे साथ चलिए।
मैंने सभी महारती हर्बलिस्टों को इकट्ठा किया है। मुझे आप सब से कुछ जरूरी बात करनी है। मूसी के दांत भींच गए। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो जरा सा भी अपना असंतोष दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिरकार सामने खड़े व्यक्ति करण जी थे। आखिरकार उसे मजबूरी में करण जी के पीछे पीछे चलना पड़ा। कमरे से बाहर निकलते समय उसकी आंखों में निया के लिए गहरी नफरत चमक रही थी। दूसरी तरफ शुरा अजीब सी स्थिति में खड़ा था। सिर्फ 10 मिनट पहले तक वो जड़ी बूटी विभाग का सबसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट माना जा रहा था, जिसका भविष्य सबसे चमकदार समझा जा रहा था। लेकिन जैसे ही निया ने करण जी का प्रस्ताव स्वीकार किया, उसकी वह स्थिति थोड़ी डगमगाती हुई लगने लगी। दुर्भाग्य की बात यह थी कि कमरे में मौजूद बाकी 2 लोगों को उसकी भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं थी। जैसे ही करण जी और मूसी कमरे से बाहर गए, लूदान ने खुशी से निया के कंधे पर हाथ थपथपाया। शाबाश लड़के, वो हंसते हुए बोला। अब जब तुम्हें सबसे ताकतवर महारती हर्बलिस्ट करण जी की कृपा मिल गई है, तो तुम्हारा भविष्य तो बेहद उज्जवल होगा। असल में आज जो कुछ हुआ था वो लूदान की उम्मीदों से भी बेहतर था, और सच कहे तो वो दिल से निया के लिए खुश था। निया ने हल्के से अपनी नाक छुई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद टीचर लूदान। अगर आपने मेरी सिफारिश नहीं की होती तो शायद मुझे ये मौका नहीं मिलता। असल में उन दोनों की मुलाकात सिर्फ एडमिशन टेस्ट के समय हुई थी, लेकिन फिर भी लूदान ने उसके भविष्य की राह काफी आसान बना दी थी। इसलिए निया सच में उसकी आभारी थी। लूदान ने तुरंत हाथ हिलाकर कहा, अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। फिर वो गंभीर स्वर में बोला, बस करण जी के साथ रहकर कड़ी मेहनत करना। मुझे पूरा यकीन है एक दिन तुम रंगून साम्राज्य में बड़ा नाम कमाओगे। लूदान सच में निया के भविष्य को लेकर बहुत आशावादी था। उसकी प्रतिभा और करण जी का मार्गदर्शन आज के समय में दोनों ही बहुत दुर्लभ चीजें थी। निया हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। असल में वो मेहनत तो करेगी ही, खासकर यदुराज के लिए। अब से उसकी दिनचर्या पहले से भी ज्यादा व्यस्त होने वाली थी। उसे अपने पूरे दिन का समय बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसे जड़ी बूटी विद्या, काला जादू के श्राप और तीर धनुष वाले तीरंदाज की ट्रेनिंग, तीनों में एक साथ आगे बढ़ना था। यह सोचकर निया ने धीरे से एक लंबी सांस ली। आगे का रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी, इस दुनिया में मुफ्त का भोजन कहीं नहीं मिलता। अगर उसे सच में और ज्यादा शक्तिशाली बनना है तो उसे दूसरों से कहीं ज्यादा मेहनत करनी होगी। और निया को अभी ये अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ये नई राह जल्द ही उसे ऐसे रहस्य के सामने खड़ा करने वाली थी जो पूरे मंथन ग्रह की किस्मत बदल सकता था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 287 रक्त भोज बनाने में होने वाली परेशानी। अगली सुबह निया सीधे जड़ी बूटी विभाग की लाइब्रेरी की ओर चल पड़ी। वहां मौजूद टीचरों की मदद से वह लिफ्ट में बैठी और सीधे 95वीं मंजिल तक पहुंची, जहां करण जी का कमरा था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला और निया बाहर निकली, उसे तुरंत फर्क महसूस हो गया। 90वीं मंजिल पर 3-4 कमरे थे और उनमें से एक कमरे में मूसी रहता था, लेकिन 95वीं मंजिल पूरी की पूरी एक ही कमरे के लिए थी, और वह पूरा कमरा सिर्फ करण जी के इस्तेमाल के लिए था। यह देखकर साफ समझ में आ रहा था कि शौर्य एकेडमी
करण जी और मुंशी के साथ कितना अलग व्यवहार करती थी। निया बिना कोई आवाज किए लिफ्ट से बाहर निकल गई। तभी उसकी नाक में एक हल्की सी खुशबू आई, लेकिन उस खुशबू के अंदर खून जैसी हल्की गंध भी मिली हुई थी। यह वही गंध थी जो उसने एक दिन पहले मुंशी के कमरे में महसूस की थी, लेकिन इस बार वह गंध पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। निया धीरे धीरे उस गंध का पीछा करते हुए आगे बढ़ी। कुछ ही देर में वह 95वीं मंजिल के एक बड़े और अहम हिस्से तक पहुंच गई। वहां करण जी एक बड़ी सी मेज के सामने खड़े थे। उनका पूरा ध्यान अपने हाथ में पकड़ी हुई औषधि पर था। निया धीरे धीरे उनके पास आकर खड़ी हो गई। वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने चुपचाप वहीं खड़े रहना बेहतर समझा। समय बीतता गया। 1 घंटा, फिर 2 घंटे। पूरे 2 घंटे बाद आखिरकार करण जी की नजर निया पर पड़ी। उन्हें देखकर वह थोड़ा चौंक गए। अरे, तुम आ गई? उन्होंने हैरानी से पूछा। कब से यहां खड़ी हो? असल में जब करण जी कोई औषधि तैयार करते थे तो उन्हें पूरी तरह शांति और ध्यान की जरूरत होती थी। इसी वजह से उन्हें आसपास की किसी चीज का ध्यान ही नहीं रहा। निया ने शांत स्वर में कहा, लगभग 2 घंटे से मैंने देखा कि आप काम कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको बीच में रोकना ठीक नहीं समझा। निया खुद भी एक हर्बलिस्ट थी। वह अच्छी तरह समझती थी कि जब कोई औषधि बना रहा हो तो उसे बीच में टोकना सबसे खराब बात होती है। इसलिए उसने अपने आने की कोई आवाज नहीं की। इन 2 घंटों के दौरान निया ने चुपचाप खड़े खड़े करण जी के काम को ध्यान से देखा। मेज पर रखी जड़ी बूटियों और आधी तैयार औषधि को देखकर निया तुरंत समझ गई कि करण जी रक्त भोज औषधि बना रहे थे। जब वह जड़ी बूटियों को औषधि में मिला रहे थे तो उनका चेहरा बेहद गंभीर था, लेकिन कई बार औषधि में विरोधी प्रतिक्रिया हो जाती थी और हर बार उन्हें फिर से शुरुआत से पूरा काम शुरू करना पड़ता था। फिर भी निया साफ देख सकती थी कि जड़ी बूटियों को मिलाते समय और औषधि को तैयार करते समय करण जी की हर हरकत बेहद सटीक और संतुलित थी। निया मन ही मन समझ गई उसकी मौजूदा क्षमता अभी करण जी के स्तर के आसपास भी नहीं पहुंच सकती। आखिरकार यह वही व्यक्ति थे जो महामहिम हर्बलिस्ट बनने से सिर्फ एक स्तर नीचे थे। निया का इतने लंबे समय तक शांत खड़े रहना करण जी को काफी प्रभावित कर गया। असल में पहले निया का मुंशी के साथ व्यवहार देखकर करण जी को लगा था कि शायद यह लड़की थोड़ी घमंडी और जिद्दी है, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा था कि उनका अंदाजा गलत था। करण जी हल्का सा मुस्कुराए। जब तुम आ ही गई हो तो आओ मेरी थोड़ी मदद कर दो। उन्होंने मेज की तरफ इशारा किया। इन कुछ जड़ी बूटियों को तैयार कर दो। करण जी ने पहले ही निया की काबिलियत देख ली थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि वह इन साधारण जड़ी बूटियों को आसानी से संभाल लेगी। जहां तक ऊंचे स्तर की जड़ी बूटियों का सवाल था, उन्हें करण जी खुद ही संभालना चाहते थे। निया ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया। फिर वह ध्यान से जड़ी बूटियों को तैयार करने लगी। काम करते समय कभी कभी करण जी उसे छोटी छोटी बातें बताते रहते। उनकी सलाह सुनते ही निया को महसूस हुआ कि उसकी तकनीक धीरे धीरे बेहतर होती जा रही है। लेकिन काम करते करते भी निया की नजर बार बार करण जी पर जा रही थी। करण जी पूरी तरह रक्त भोज औषधि बनाने में लगे हुए थे। भले ही वह महारती हर्बलिस्ट के टॉप स्तर पर थे, फिर भी वह हर कदम बेहद सावधानी से कर रहे थे। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद वह अभी भी पूरी प्रक्रिया के 2/3 हिस्से से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे।
यह देखकर निया के मन में एक पुरानी शंका उठी। पहले उसे लगता था कि शायद बोयान जानबूझकर रक्त भोज औषधि की प्रगति को रोक रहा है, लेकिन आज करण जी को खुद इतनी कठिनाई झेलते देखकर निया को समझ आ गया कि शायद बोयान उतना बुरा इंसान नहीं है जितना उसने सोचा था। लेकिन निया यह नहीं जानती थी कि इसी रक्त भोज औषधि के पीछे छुपा हुआ रहस्य जल्द ही उसे ऐसी जगह तक ले जाने वाला था जहां से लौटना शायद किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 288। तन्मय को हुई निया की फिक्र। रक्त भोज औषधि को तैयार करने की प्रक्रिया बेहद जटिल थी, जो 3 जड़ी बूटियां निया ने एक दिन पहले तैयार की थी। वे तो बस सबसे बुनियादी हिस्सा थी। असल मुश्किल तो उस प्रक्रिया में थी जिसे करण जी इस समय पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। कई बार असफल होने के बाद भी करण जी बिल्कुल भी अधीर नहीं हुए, बल्कि हर बार की असफलता के बाद वह पहले से भी ज्यादा सावधानी से अगली कोशिश करते, और इस तरह वही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती रही। निया चुपचाप खड़ी थी, उसकी नजर लगातार करण जी के गंभीर चेहरे पर टिकी हुई थी। उन्हें देखकर निया के मन में एक विचार उठा। जो लोग करण जी जैसे ऊंचे स्तर तक पहुंचते हैं, वे वही होते हैं जो अपने काम को पूरी तरह अपना जीवन बना लेते हैं। उनके पास वो ध्यान और एकाग्रता होती है जो आम लोगों से कहीं ज्यादा होती है। मेज पर रखी आधी तैयार औषधियों को देखकर निया ने अंदाजा लगाया कि वहां करीब 1 दर्जन बोतलें रखी हुई थी। इसका मतलब साफ था, हर असफल कोशिश के बाद करण जी फिर से बिल्कुल शुरुआत से पूरा काम शुरू कर देते थे। निया पूरे सुबह करण जी के पास ही खड़ी रही। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर दोपहर हो गई। तभी एक टीचर लिफ्ट से ऊपर आया। वह करण जी के लिए दोपहर का खाना लेकर आया था, लेकिन खाने का सिर्फ एक ही हिस्सा था। स्पष्ट था कि उस टीचर ने निया के लिए खाना तैयार नहीं किया था। करण जी ने अपने हाथ में पकड़ी औषधि को धीरे से मेज पर रख दिया। फिर उन्होंने अपने अकड़े हुए शरीर को थोड़ा सीधा किया। दोपहर में तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। कल सुबह फिर आ जाना। निया ने हल्का सा सिर झुकाया। जी। फिर वह जड़ी बूटी विभाग की लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। असल में ये उसके लिए अच्छा ही था कि दोपहर में उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसी समय उसे तीर धनुष वाले तीरंदाज विभाग की क्लास में जाना था। अगले कई दिनों तक निया का यही रूटीन चलता रहा। सुबह वह जड़ी बूटी विभाग की लाइब्रेरी जाती, दोपहर में वह तीरंदाज विभाग की क्लास में शामिल होती, और रात को वह काला जादू विभाग में पढ़ाई करती। इस तरह उसे रोज 3 अलग अलग जगहों के बीच आना जाना पड़ता था। कभी कभी तो उसे भोर होने के समय ही थोड़ी देर आराम करने के लिए हॉस्टल वापस जाने का मौका मिलता। खुशकिस्मती से उस घटना के बाद, जब वह एक बार बेहोश होकर गिर गई थी, निया ने अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू कर दिया था। वो अक्सर जड़ी बूटी विभाग की लाइब्रेरी में ही 1-2 पोषक औषधियाँ तैयार कर लेती थी, ताकि उसकी मानसिक ताकत बनी रहे। इस तरह पहले जैसी हालत फिर से ना हो। लेकिन इतनी भागदौड़ के बावजूद उसका शरीर काफी दुबला हो गया था। जब तन्मय निझूमी ने निया का दुबला चेहरा देखा तो उसका दिल कसक उठा। ये लड़की अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती क्या? उसने मन ही मन सोचा। पूरा दिन वह मधुमक्खी की तरह इधर उधर भागती रहती थी, और अब उसका वजन भी काफी कम हो गया था। जब तन्मय ने उसे पहली बार देखा था, तब भी निया काफी कमजोर दिखती थी, लेकिन अब वो तो मानो
एक पतली सी लकड़ी जैसी हो गई थी। आखिरकार तन्मय से ये सब देखा नहीं गया। उस दिन जब निया की तीरंदाजी की क्लास खत्म हुई, तन्मय सीधे उसके पास आया और बिना कुछ पूछे उसे खींचकर कमरे की तरफ ले गया। कमरे में पहुंचते ही उसने निया को सीधे बिस्तर पर बैठा दिया। निया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम कर क्या रहे हो? उसके चेहरे पर साफ उलझन थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि तन्मय अचानक ऐसा क्यों कर रहा है। असल में तन्मय काफी देर से तीरंदाज विभाग के दरवाजे पर बैठा निया का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी क्लास खत्म हुई, वो उसे सीधे यहाँ ले आया। लेकिन अब तक भी निया को उसकी मंशा समझ नहीं आई थी। तन्मय ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मैं क्या कर रहा हूँ? अगर तुम लड़की नहीं होती तो मैं तुम्हें कब का पीट चुका होता। उसने गुस्से में हाथ कमर पर रखे। जरा अपने हालात देखो। तुम इतनी दुबली हो गई हो कि मैं तुम्हें एक हाथ से उठा सकता हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सारी पोषक औषधियाँ भी तुम्हें ज्यादा दिन नहीं बचा पाएंगी। निया चुपचाप उसे देखती रही। उसके मन में अजीब सा भाव उमड़ आया। भले ही तन्मय की आवाज थोड़ी कठोर थी, लेकिन उसमें छिपी चिंता निया साफ महसूस कर सकती थी। निया कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आखिर में उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। अपने दोनों जन्मों में ऐसे लोग जो सच में उसकी परवाह करते थे, उन्हें वह उंगलियों पर गिन सकती थी। इसलिए तन्मय की चिंता उसके लिए बेहद कीमती थी। जब तन्मय ने देखा कि निया अब चुपचाप बिस्तर पर बैठी है, तो उसने संतोष से एक हल्की हूकी आवाज निकाली। फिर वह अपने कैबिनेट के पास गया और वहां से एक बड़ा सा ढेर निकाल कर लाया। कुछ ही पलों में उसने निया के बिस्तर पर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान और पोषक औषधियाँ रख दीं। निया की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तन्मय ने उसके लिए इतना सब इकट्ठा कर रखा है। लेकिन निया अभी ये नहीं जानती थी कि इन छोटे छोटे पलों के पीछे एक ऐसी घटना छिपी हुई है जो बहुत जल्द उसकी किस्मत की दिशा ही बदलने वाली थी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 289 चांदनी जरने का चमत्कारी असर। बिस्तर पर छोटे पहाड़ की तरह जमा चीजों को देखकर निया के होंठ हल्के से फड़क गए। उसके मन में तुरंत एक ही ख्याल आया। यह सब पहले से ही प्लान किया गया था। इतनी सारी पोषक औषधियां और पकवान देखकर साफ था कि तन्मय निझूमी ने यह सब पहले ही तैयार कर रखा था। और फिर उस दिन निया ने सच में वह अनुभव किया जिसे लोग जबरदस्ती खिलाना कहते हैं। उसे बस मुंह खोलना पड़ता था और तन्मय एक के बाद एक उसे चीजें खिलाता जाता। निया को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना। लेकिन जब शाम हो गई तो आखिरकार तन्मय भी निया के विरोध को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया। आखिर उसे मजबूरी में निया को काला जादू विभाग जाने देना पड़ा। जब निया काला जादू विभाग के मुख्य द्वार से बाहर निकली, तब तक आधी रात हो चुकी थी। रात की ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। तभी उसकी नजर सामने खड़े एक पतले और लंबे साए पर पड़ी। वह साया था आर्यन। आर्यन एक बड़े पेड़ के सहारे आलस से टिककर खड़ा था। उसके हाथ छाती के सामने क्रॉस थे। उसकी लोमड़ी जैसी आंखें आधी बंद थीं और होठों के कोने पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी। वह चुपचाप निया को देख रहा था। निया ने पलकें झपकाईं। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने आश्चर्य से पूछा। असल में
इन दिनों आर्यन जो जुआघर चला रहा था, उसकी वजह से निया को काफी कोर मिले थे। हालांकि वे ज्यादातर निम्न स्तर के थे, लेकिन उन्हीं की वजह से जालिम ने अपनी थोड़ी ताकत वापस पाई थी और उसी से निया की तीसरी सील खुली थी। आर्यन ने आंखें हल्की सिकोड़ ली। आज रात खाने के दौरान तन्मय पूरे समय शिकायत करता रहा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वह एक ऐसी छोटी बच्ची की बात कर रहा था जो अपनी सेहत की जरा भी परवाह नहीं करती। चांदनी उसके पीछे से पड़ रही थी, जिससे उसका लंबा और पतला शरीर और भी आकर्षक लग रहा था। आज उसने अपनी लंबी पोशाक नहीं पहनी थी। उसकी जगह उसने आसमानी रंग की शर्ट पहन रखी थी। चांदनी की हल्की रोशनी में वह सचमुच ऐसा लग रहा था मानो समुद्र से निकला कोई खूबसूरत राजकुमार हो। निया ने माथा मल लिया। तो उसने मन ही मन सोचा, क्या आर्यन का भी वही इरादा है जो तन्मय का था? क्या वह भी उसे जबरदस्ती खिलाने वाला है? निया पहले ही बहुत खा चुकी थी। अगर और खाती तो शायद उसकी नाक से खून निकल आता। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो मुझे एक जगह याद आई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा रहस्य छिपा था, जिससे निया समझ नहीं पा रही थी कि वह आखिर सोच क्या रहा है। निया ने भौं उठाई। कौन सी जगह? लेकिन आर्यन ने जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे निया की ओर बढ़ा। फिर उसने अपनी लंबी उंगलियां आगे बढ़ाई। निया ने कुछ पल उसके हाथ को देखा, फिर धीरे से अपना छोटा सा हाथ उसकी हथेली पर रख दिया। आर्यन मुस्कुराया। मेरे साथ चलो, पता चल जाएगा। इतना कहकर वह निया को साथ लेकर शौर्य एकेडमी के जादूगरी विभाग की ओर चल पड़ा। आमतौर पर बहुत चहल पहल वाला जादूगरी विभाग इस समय असाधारण रूप से शांत था। सड़क किनारे लगे प्रकाश क्रिस्टल हल्की रोशनी फैला रहे थे, जो चांदनी के साथ मिलकर एक रहस्यमय माहौल बना रहे थे। आर्यन निया को लेकर जादूगरी विभाग के प्रशिक्षण मैदान के पीछे पहुंचा। वहां से वे एक छोटे और शांत जंगल के अंदर जाने लगे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, हवा और भी ठंडी और शांत होती गई। कुछ देर बाद वे एक झरने के पास पहुंचे। झरने का पानी बिल्कुल शांत था। उसकी सतह पर आसमान में चमकता चांद साफ दिखाई दे रहा था। चारों तरफ हल्की सी फूलों की खुशबू फैली हुई थी। झरने के पानी से हल्की हल्की भाप उठ रही थी, क्योंकि उसका तापमान गर्म था। निया ने आश्चर्य से कहा, यह क्या गर्म पानी का झरना है? उसने सामने के झरने को ध्यान से देखा। यह बहुत बड़ा नहीं था। शायद एक समय में 4 या 5 लोग ही उसमें बैठ सकते थे। लेकिन शौर्य एकेडमी के अंदर ऐसी जगह भी मौजूद है। यह बात निया ने पहले कभी नहीं सुनी थी। आर्यन निया को झरने के किनारे ले आया। फिर उसने उसका हाथ पकड़कर पानी में डुबो दिया। जैसे ही निया का हाथ पानी को छुआ, एक गर्माहट उसके पूरे शरीर में फैल गई और पल भर में ही उसकी थकी हुई नसें आराम महसूस करने लगीं। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, इसे चांदनी झरना कहते हैं। इसका पानी 1000 मीटर नीचे से निकलता है और इसके आसपास की पत्थर की दीवारों को पुजारियों ने आशीर्वाद दिया है।
अगर कोई इसमें थोड़ा समय बिताए तो उसका शरीर पूरी तरह आराम महसूस करता है। यह ताकत वापस लाने में और थकान दूर करने में भी मदद करता है। आर्यन की आवाज पहले ही बहुत सुरीली थी, लेकिन उस शांत रात में उसकी धीमी आवाज और भी मोहक लग रही थी। निया चुपचाप उस गर्म पानी को महसूस कर रही थी, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि इस शांत चांदनी झरने की रात में कुछ ऐसा होने वाला है जो उनके रिश्ते को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाएगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 290 जालिम का निया को बचाना। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? अपनी हथेलियों से फैलती हुई गर्माहट को महसूस करते हुए निया ने सिर थोड़ा टेढ़ा किया और आर्यन की तरफ देखा। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यह टॉप स्टूडेंट की खास सुविधा है। हर विभाग में एक चांदनी झरना होता है, लेकिन आम स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता। सिर्फ टॉप रैंक वाला स्टूडेंट ही इसे इस्तेमाल कर सकता है। शौर्य एकेडमी में दाखिला लेने के बाद से ही जादूगरी विभाग में आर्यन हमेशा टॉप स्टूडेंट बना हुआ था। आज तक कोई भी उसकी उस जगह को जरा सा भी हिला नहीं पाया था। इसलिए यह जादुई झरना लगभग उसी की निजी जगह बन चुकी थी। निया ने थोड़ा सोचते हुए कहा, पता नहीं काला जादू विभाग में भी ऐसा कुछ है या नहीं। आर्यन ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर बोला, मुझे नहीं लगता। ये चांदनी झरना तो बस पिछले कुछ दशकों में बनाए गए हैं। उस समय तक काला जादू विभाग पहले ही अलग थलग पड़ चुका था, इसलिए डीन जी ने वहां ऐसा कुछ नहीं बनवाया होगा। वह गर्म पानी की तरफ देखते हुए आगे बोला, मैं इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता। अगर तुम्हें जरूरत हो तो शाम को यहां आकर आराम से डुबकी लगा सकती हो। इससे ज्यादा काम करने की वजह से फिर से बीमार नहीं पड़ोगी। तन्मय निझूमी की चिंता जहां सीधी और थोड़ी जबरदस्ती वाली थी, वहीं आर्यन का तरीका इस गर्म झरने के पानी जैसा था, नर्म, शांत और धीरे धीरे असर करने वाला। उसकी परवाह भीतर से दबाव नहीं बनाती थी, बल्कि धीरे से सुकून देती थी। चाहे उनका तरीका अलग था, लेकिन निया अपने इन साथियों की चिंता के लिए दिल से आभारी थी। निया ने मुस्कुराते हुए आर्यन की तरफ देखा और बोली, तो इसका मतलब मैं तुम्हारी इस खास सुविधा का फायदा उठा रही हूँ। आर्यन ने भौहें थोड़ी उठाईं और हंसते हुए बोला, इसीलिए तो कह रहा हूँ, यह तुम्हारे लिए अच्छा सौदा है। निया की आंखों में हल्की चमक आ गई। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा यह ऑफर स्वीकार करती हूँ। किसी चालाक व्यापारी से फायदा उठाने का मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए निया ने जरा भी औपचारिकता दिखाने की जरूरत नहीं समझी। आर्यन खड़ा हुआ, ऊपर आसमान में चमकती चांदनी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम पहले आराम से नहा लो, मैं बाहर पहरा देता हूँ। भले ही निया अभी छोटी थी और उसका शरीर पूरी तरह किसी जवान लड़की जैसा नहीं था, फिर भी आर्यन पुरुष और स्त्री के बीच का फर्क अच्छी तरह समझता था। आर्यन के जाते ही निया के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह चालाक व्यापारी बाहर वालों के लिए बेहद निर्दयी और धूर्त हो सकता था, लेकिन फैंटम के अपने साथियों के लिए वह दिल से सच्चा और उदार था। तन्मय की तरह सीधी चिंता दिखाने के बजाय आर्यन हर इंसान के स्वभाव और जरूरत के हिसाब से अपनी भलाई दिखाता था। जब निया को पूरा यकीन हो गया कि आर्यन उससे काफी दूर चला गया है, तो उसने धीरे धीरे अपने कपड़े उतार दिए। चांदनी में उसका कोमल, बर्फ जैसा गोरा शरीर चमक उठा। हल्की ठंडी हवा उसके शरीर से टकराई और वह अनायास ही कांप गई। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए वह चांदनी झरने में उतर गई।
गर्म झरने का पानी उसके पूरे शरीर को अपने अंदर समेटने लगा। आसपास की आशीर्वादित पत्थर की दीवारें सक्रिय हो गईं और निया के शरीर की थकान धीरे धीरे मिटने लगी। निया ने सुकून भरी सांस ली और पानी में डूबी हुई पत्थर की दीवार से टिक गई। शायद उसने अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा थका दिया था। अनजाने में ही निया को नींद आ गई। गर्म झरने का पानी मानो एक प्राकृतिक रजाई बनकर उसे बाहरी ठंड से बचा रहा था। जैसे ही वह गहरी नींद में गई, अचानक उसकी छाती से एक काली रोशनी की पतली लकीर बाहर निकली। वह रोशनी धीरे धीरे हवा में फैलने लगी और चांदनी के नीचे एक मानव आकृति का रूप लेने लगी। लंबे काले बाल जो झरने की तरह नीचे गिर रहे थे, नंगे पैर जो हल्की धुंध के ऊपर टिके हुए थे, और सुनहरी आंखें जिनमें एक ठंडी खामोश चमक थी। वह था जालिम। जालिम ने नीचे झांका। उसकी नजर निया पर पड़ी जो झरने में आराम से सो रही थी। उसकी सुनहरी आंखों में एक ऐसी चमक उभरी जिसे कोई समझ नहीं सकता था। कुछ ही पलों बाद गरम झरने की तरफ आते कदमों की आहट सुनाई देने लगी। जालिम ने अपनी लंबी उंगलियां उठाईं। अगले ही पल निया का शरीर पानी से धीरे धीरे ऊपर उठ गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में थाम लिया हो। वह उसे धीरे धीरे झरने से दूर ले जाने लगा। लेकिन उस अंधेरी रात में आखिर कौन था जो इस चांदनी झरने की ओर आ रहा था? और क्या वह जालिम को देख पाएगा? यही सवाल अगले अध्याय के साथ एक नया रहस्य खोलने वाला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना।